डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एके मैथ्स अकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी बीकॉम का सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का फिजिक्स। तो यहाँ पर आपको 75 क्वेश्चंस गिवन है और 75 मार्क्स ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। समय आपका वही रहने वाला है 2 आवर्स। एके मैथ्स अकेडमी पर मिलेंगे आपको बीएससी बीकॉम के सभी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी ट्रांजिस्टर के नियतांकों अल्फा व बीटा में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू लेस देन होती है 1 से और अल्फा की वैल्यू भी लेस देन होती है 1 से। क्वेश्चन 2, किसी नेज अर्धचालक में फर्मी स्तर की स्थिति होती है। तो फर्मी स्तर की जो स्थिति होती है वो यहाँ पर आपकी बैंड अंतराल में मध्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन या अवलों की सांद्रता अनुक्रमानुपात यहाँ पर होती है एक्सपोनेंशियल माइनस ईजी बाई 2kT। क्वेश्चन नंबर 4, एक सीई कॉमन एमिटर आवर्धक में यदि संग्राही और उत्सर्जक को परस्पर बदल दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ पर आपका वोल्टता अवधि घट जाएगी। क्वेश्चन 5, एक उभयनिष्ठ आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर है, उसमें धारा का आवर्धन है, उसी ट्रांजिस्टर के लिए उभयनिष्ठ उत्सर्जन परिपथ में धारा अवधि का मान कितना होता है। तो यहाँ पर आपका 24 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश तीव्रता के अभिज्ञान के लिए हम उपयोग करते हैं। तो प्रकाश तीव्रता के अभियान के लिए हम क्या उपयोग करते हैं, पश्च दिशिक बायस में जो फोटोडायोड होते हैं ना, फोटोडायोड पश्च दिशिक में काम करता है। पश्च दिशिक यानी कि ये रिवर्स बायस में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी अर्धतरंग शोधक में रिपिल फैक्टर का मान होता है। तो रिपिल फैक्टर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये होता है आपका 1.21। क्वेश्चन नंबर 8, क्लासियस किसने ऊष्मागतिकी के पहले और दूसरे नियम का संक्षेप में प्रस्तुत किया। तो किसमें किया भाई, बताइए। यहाँ पर आपका उल्लिखित दोनों में, यानी कि दुनिया की ऊर्जा स्थिर, दुनिया की एंट्रोपी अधिकतम की ओर झुकती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा नियम नेल्सन द्वारा व्यक्त किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, नोवा क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका ऊष्मागति का तीसरा नियम। नेल्सन जो नेल्सन द्वारा व्यक्त किया गया था वो ऊष्मागति का तीसरा नियम। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पर करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करती है ताप पर। ये क्वेश्चन 10वां आपका इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, किस प्रक्रम में संपूर्ण कार्य शून्य होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। तो किस प्रक्रम में संपूर्ण कार्य शून्य होता है, बताइए। तो यहाँ पर होता है मुक्त फैलाव। अगला क्वेश्चन, वीन के अनुसार नियम अनुसार एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह होगा। तो वह सूर्य से अधिक गर्म होगा। वीन के नियम अनुसार, क्योंकि जो वीन ने नियम दिया था उसके अनुसार एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह सूर्य से भी अधिक गर्म होगा। यदि परम ताप पर के और सिग्मा क्रमशः एक धातु की उसमें और विद्युत चालकता है तो यहाँ पर के ओवर टी सिग्मा बराबर होता है कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन, कार्नी इंजन को दो तापों के बीच कार्य कर रहा है कि दक्षता 1/6 है। सिंक का ताप 65 केल्विन कम कर देने से दक्षता 1/3 हो जाती है। स्रोत तथा सिंक के ताप बताना है, यहाँ पर आपको कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा आपका वो होगा 117 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 15, जूल थॉमसन प्रभाव आपने पढ़ा होगा। एक वंडरवाल्स गैस के लिए यदि 2a/RT ग्रेटर देन b हो तो प्रभाव होता है। तो प्रभाव होता है आपका शीतलन। ठीक है भाई, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, गैस की प्रति अणु माध्य स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 3/2kT। इसको रट्टा मार लेना, ये क्वेश्चन अच्छा है। गैस की प्रति अणु माध्य स्थानांतरित गतिज ऊर्जा जो होती है 3/2kT होती है। यदि अणु की स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या n तो दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात कितना होता है। तो दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात 1 - n/2 होता है। मैक्सवेल गैस में यदि Vrms वर्ग माध्य मूल वेग हो तो अणुओं का सर्वाधिक प्रभावी वेग Vp कितना होता है। यहाँ पर होता है √2/3 Vrms। एक कृष्णा की 500 केल्विन ताप पर विकिरण क्षमता 1.0 × 10⁵ जूल मीटर सेंटीमीटर है। तो ताप जिस पर इसकी विकिरण क्षमता 81 × 10⁵ जूल सेमी मीटर स्क्वायर होती है तो उसका वैल्यू आपको बताना होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल, यहाँ पर आपको 2-3 न्यूमेरिकल जरूर देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, गैस के एक अणु का मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित औसत मुक्त वक्त लैम्डा अणु की त्रिज्या ए से निम्न रूप से संबंधित है। तो किस रूप से संबंधित है भाई, यहाँ पर जो आपको हो जाएगा ए लैम्डा = 1/√2 ×
4πa²n। इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम में गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर शून्य होती है, ये क्वेश्चन याद रखना। रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है उसमें गैस की विशिष्ट ऊष्मा शून्य होती है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस अंडरगोइंग एडियाबेटिक चेंजेज, तो कितना होता है 0। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन? है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन निम्न पर आधारित है। बताइए किस पर आधारित है और ये किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 22, ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है, जो कि किरचॉफ ने दिया था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होती है वो क्या कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन, जिस पर ताप पैमाना क्या होता है पॉजिटिव, तो वो होता है केल्विन। क्योंकि आपने सेल्सियस भी देखा होगा, माइनस में होता है, फ़ारेनहाइट भी। तो केल्विन जो होता है केवल पॉजिटिव में होता है। जब एक बंद बर्तन में रखे हुए एक गैस को गर्म करके उसका ताप 5 डिग्री बढ़ाया जाता है तो उसका दाब मूल दाब से 1% बढ़ गया। गैस के मूल ताप का मान ज्ञात कीजिए। गैस के मूल ताप का मान 227 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। गिब्स के विभव जी को परिभाषित किया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25वां। तो क्या कहता है ये? गिब्स के विभव जी को परिभाषित किया जाता है। तो ये जो परिभाषित किया जाता है जी इक्वल टू गिव्स जी इक्वल टू यू जमा पी वी माइनस टी एस। जरा इसका याद रखना, यू जमा पी वी माइनस टी एस, यू जमा पी वी माइनस टी एस होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक गैस में अणुओं की प्रायिकतम चाल वीपी, औसत चाल वी बार तथा वर्ग माध्य मूल चाल वीआरएमएस के अपेक्षित परिणाम होते हैं। ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा यहाँ पर? वीआरएमएस ग्रेटर देन होगा यहाँ पर, जो आपको होगा वी बार इंटू ग्रेटर देन वीपी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ये राइट होगा, वी आर एम एस ग्रेटर देन वी बार ग्रेटर देन वीपी। तो याद रखना वर्ग माध्य मूलवान रूट मीन स्क्वायर, ये वर्ग माध्य मूलवान की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसको जरा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नियत एंट्रोपी पर आयतन के साथ ताप के परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ऊष्मागति के संबंध। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे हम बताते रहेंगे, इनको ज़्यादा याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका आंसर होगा आपका ए। ये जरा इसको ट्रिक से याद रख लेना, डेल्टा टी ओवर डी वी एस इक्वल टू माइनस टी डी पी ओवर डी क्यू इंटू वी, सापेक्ष में वी होगा, वी के सापेक्ष। क्वेश्चन नंबर 28, क्लोसियस के परमाणुसार उत्क्रमणीय चक्र के लिए का चक्रीय समाकलन शून्य होता है। तो बताइए किसका चक्रीय समाकलन शून्य होता है यहाँ पर? सी डी क्यू ओवर डी टी, क्लोसियस के अनुसार। ठीक है, क्लोसियस हीट से रिलेटेड है, क्यू ऊष्मा से, तो डी क्यू ओवर डी टी की वैल्यू समाकलन इसका जो होगा वो 0 के अलावा होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी न्यूमेरिकल आ गया आपका। एक ऊष्मा इंजन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्रोत से 6 किलोवाट प्राप्त करता है और W बराबर 0 केल्विन वाट के साथ 30 डिग्री पर ऊष्मा को अस्वीकार करता है। क्या यह क्लोसियस की समानता को संतुष्ट करता है? हाँ, ये क्लोसियस की समानता को संतुष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 30, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताता है। तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 30। तो ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम होता है यहाँ पे, वो एक विलंगित तंत्र की एंट्रोपी समय के समय कभी कम नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस अवस्था में पदार्थ का औसत मुक्त पथ का अधिकतम मूल्य होता है? तो बताइए 31 डी प्लाज्मा का। क्वेश्चन नंबर 32, मानक ताप और दाब पर हवा के अणुओं का औसत मुक्त पथ का मान कोटि का होता है। किस कोटि का होता है? ए 10 की पावर -5 सेंटीमीटर कोटि का होता है। यदि ए अलग अलग बी तथा सी के साथ उसमें संतुलन में है तो बी और तथा सी आपस में भी उसमें संतुलन में होंगे, यह नियम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाइएगा। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, शून्य नियम ये कहता है ए अलग अलग बी तथा सी के साथ उसमें, तो बी तथा सी आपस में भी उसमें संतुलन में होंगे, ये कहा था ऊष्मागतिकी का शून्य नियम बताता है ये। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, एक हीटर को 230 वाट 10 किलोवाट एसी के रूप में रेट किया गया है जिसका मान 230 वाट संदर्भित है। क्वेश्चन नंबर 34, RMS विभव कहलाएगा। एक श्रृंखला गुंजयमान परिपथ में परिपथ की प्रतिबाधा है, तो परिपथ की प्रतिबाधा निम्नतम होगी। निम्न परिपथ का शक्ति कारक शून्य होगा, तो किसका शक्ति कारक जो होगा वो शून्य होगा? बी व सी, यानी कि प्रेरकत्व का बी
शक्ति कारक 0 होता है और आपका संधारित्र का भी पावर फैक्टर 0 होता है। अगला क्वेश्चन, एक आदर्श कृष्ण पिंड होता है जिसमें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक आदर्श कृष्ण पिंड होता है, एक आदर्श कृष्ण पिंड होता है, सभी प्रकार की ऊर्जा को अवशोषित करेगा तो वो आदर्श कृष्ण पिंड कहलाएगा। आदर्श गैस के अणुओं के पास होती है, तो आदर्श गैस के अणुओं के पास केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 39, किसका कथन है कि स्थिर दाब पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है? वो होता है चार्ल्स के नियम के अनुसार, चार्ल्स के नियम के कथन है। अगला क्वेश्चन, सभी क्रांतिक स्थिरांकों के बीच संबंध है। सभी क्रांतिक जो स्थिरांक होते हैं उनके बीच क्या संबंध है? तो उनके बीच संबंध होगा RTC अपॉन PCVC इक्वल टू 8/3। वास्तविक गैस के लिए वान डर वाल अवस्था समीकरण, तो वान डर वाल अवस्था समीकरण होगी P जमा A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू RT। क्वेश्चन नंबर 42, वान डर वाल्स गैस समीकरण के अनुसार क्रांतिक आयतन Vc होगा, तो क्रांतिक आयतन कितना होगा आपका Vc इक्वल टू 3T। अगला क्वेश्चन, Vc इक्वल टू 3V। तापमान T के एक परमाणु गैस के अणु का औसत ऊर्जा कितनी होगी? तापमान जो T है पर एक परमाणु गैस के अणु का औसत ऊर्जा पूछ रखी है, तो इसकी औसत ऊर्जा कितनी होगी? 3/2 kT। वही पिछले वाला क्वेश्चन। एकल आयतन पर गतिज ऊर्जा किसी आदर्श गैस के लिए होगी, तो कितनी होगी बताइए? 44 का पी 3/2 पी। द्विपरमाणु गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात Cp/Cv होगा, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन 45, तो क्या होगा 1.40। त्रिपरमाणु गैस के लिए गामा का मान होता है, जो त्रिपरमाणु गैस होती है उसके लिए गामा का मान होता है 1.33। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक पूर्ण काले पिंड का तापमान उसके मान से 2 गुना हो जाता है, प्रति इकाई ऊर्जा के उत्सर्जन की दर होगी, तो दर होगी आपकी यहाँ पर 16 गुनी। कितनी गुनी? 16 गुनी। इसको जरा याद रखना डायरेक्टली। प्लैंक के नियम का एक विशिष्ट मामला रेले जीन्स नियम होता है। रेले जीन्स नियम होता है बड़ी तरंग दैर्ध्य के लिए। वीन्स का नियम, फिर से वीन्स का नियम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीन्स का नियम विशिष्ट मामला है प्लैंक के नियम के लिए छोटी तरंग दैर्ध्य। एक पिंड जिसकी अवशोषणशीलता सभी तरंग दैर्ध्य के लिए एक होती है क्या कहलाती है? काला पिंड कहलाएगा आपका। ठीक है जी, क्या कहलाएगा? काला पिंड। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जन होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये फिर से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 51, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ये कथन किसका है? ये कथन है आपका किरचॉफ। इसको रट्टा मार देना, पहले भी आया हुआ है। पूरी तरह से काले शरीर के लिए अवशोषण शक्ति होती है, पूरी तरह से काले शरीर के लिए अवशोषण शक्ति कितनी होती है? अच्छा सवाल, 1 होती है। विन्स विन्स विस्थापन नियम का समीकरण क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53A, लैम्डा इंटू टी इक्वल टू स्थिरांक। स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम के अनुसार, स्टीफन जो बोल्ट्जमैन होता है उसका नियम पूछा है यहाँ पर, तो उसका नियम क्या होगा? E इक्वल टू सिग्मा टी नोट की पावर 4, सबको पता है। प्लैंक दो लिए की औसत ऊर्जा है, एवरेज एनर्जी ऑफ ए प्लैंक्स ऑसिलेटर्स, तो उसकी औसत ऊर्जा कितनी है पूछा है 55 में। E इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई एच न्यू के टी इनवर्स। वीन्स ब्रिज का उपयोग किस लिए होता है? तो वीन्स ब्रिज का उपयोग किस लिए होता है? संधारित्र परिचित सी के लिए। LCR परिपथ में संधारित्र का आवेशन तब R² ग्रेटर देन 4L/C किसके लिए? ये होगा आपका घातीय के लिए, घातीय। AC ब्रिज की वैलेंस कंडीशन है, तो वैलेंस कंडीशन बताओ AC ब्रिज की क्या होगी? वैलेंस कंडीशन होगी A 2। स्मेरिंग ब्रिज का उपयोग निकालने के लिए होता है, स्मेरिंग ब्रिज का उपयोग क्या निकालने के लिए होता है बताइए? 59 क्वेश्चन ए, धारिता निकालने के लिए स्मेरिंग ब्रिज का उपयोग होता है, स्मेरिंग। मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग किस लिए होता है? अच्छे से क्वेश्चन है दोनों। मैक्सवेल ब्रिज का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है? प्रेरक तो फाइंड करने के लिए, जरा याद रखना। मैक्सवेल ब्रिज का उपयोग प्रेरक तो फाइंड, इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है। LR परिपथ में धारा की क्षय की दर निर्भर करती है। जो LR परिपथ होता है उसमें धारा की क्षय की दर
निर्भर किस पे करेगी? ये करेगी आपकी समय के साथ स्थिरांक, समय स्थिरांक के मान पर। सी आर को क्या कहते हैं? सी आर को क्या कहते हैं? सी आर को कहते हैं समय स्थिरांक। क्या कहते हैं? समय स्थिरांक, टाइम कांस्टेंट। ऐसी धारा में धारा की दिशा तथा परिमाण बदलता है। ये कहलाएगा आपका आंसर बी, पीरियडिकली। क्वेश्चन नंबर 64, एक ईएमएफ दिया गया है। अच्छा, V इक्वल टू 400 साइन 100, तो इसकी आरएमएस मान पूछा हुआ है। इसका आरएमएस मान क्या होगा 64 में? तो 200 रूट V। प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा एमीटर से नहीं मापा जा सकता। क्यों नहीं मापा जा सकता? इसका रीजन पूछा है। तो इसका रीजन होगा औसत धारा का मान पूर्ण चक्र में शून्य हो जाएगा। पूर्ण चक्र में शून्य हो जाएगा क्योंकि हाफ में पॉजिटिव होता है और हाफ में नेगेटिव होता है, तो इसलिए पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत धारा का मान शून्य हो जाएगा। आगमनात्मक प्रतिक्रिया के लिए अभिव्यक्ति किसके द्वारा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 66, ओमेगा एल। प्रत्यावर्ती धारा विभव के पास होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो विभव है उसके पास क्या होता है? उसके पास होता है फेज और उदासीन, दोनों होता है। फेज भी होता है और उदासीन भी होता है। प्रत्यावर्ती धारा विभव का शक्ति गुणांक के बीच रहता है। बताइए शक्ति गुणांक किसके बीच रहेगा? 0 और 1 के बीच। एक प्रत्यावर्ती धारा विभव में निष्क्रिय पैरामीटर है। तो निष्क्रिय पैरामीटर है प्रतिबाधा और प्रतिरोध, दोनों निष्क्रिय पैरामीटर है। थॉमस एडिसन ने इनमें से कौन सी धारा की खोज की थी? जरा याद रखिएगा, थॉमस एडिसन ने इनमें से कौन सी धारा की खोज की थी? डीसी करंट। डीसी करंट का पूछा जाएगा किसकी खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने की थी, डायरेक्ट करंट की। याद रखना, डायरेक्ट करंट थॉमस एडिसन। क्वेश्चन नंबर 71, हानि अवस्था में सर्वाधिक होती है। तो ये किस अवस्था में हानि सर्वाधिक होगी? एकल अवस्था में। डीसी परिपथ के सभी नियम और कानून के लिए एसी परिपथ के लिए भी लागू होते हैं। कौन से बताइए किसके लिए? 72, केवल प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए डीसी और एसी नियम और कानून समान होते हैं। एक समांतर आरसी परिपथ में धारा हमेशा लागू विभव, तो धारा हमेशा लीड्स लागू विभव होगी। फर्मी तल होता है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 64 से 74 क्वेश्चन। फर्मी तल होता है, फर्मी तल होता है 0 डिग्री केल्विन पर सबसे ऊंचा भरा तल। लास्ट क्वेश्चन, सीआरओ में पर्सनल वोल्टता का स्वरूप होता है। तो इसमें जो होगा आपका अरिदंत तरंग, अरिदंत तरंग के लिए वोल्टता का स्वरूप होता है।